पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्वांटिटी, जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी का जो सिस्टम लिया है वो हमने फिक्स कर रखा है। मतलब हम हर बार जो है ऑर्डर क्यू का ही देंगे, जिसको बोलेंगे हम फिक्स्ड ऑर्डरिंग सिस्टम। तो उस फिक्स्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी जो रहेगी, उस क्वांटिटी को आपने फिक्स कर लिया है। पर जो एग्जॉस्ट रेट है, जिस रेट से आपको ऑर्डर मिल रहा है मार्केट से और जिस बेसिस पे ये डिप्लेट होते जा रहा है, वो रेट जो है वो वेरी कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑर्डर कितने मिल रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं तो वो जो आपका डिप्लेशन रेट रहेगा वो फास्ट रहेगा, आपका मटेरियल जो है वो जल्दी डिप्लेट हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं तो उस केस में आपका जो डिप्लेशन रेट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा और वो आपका जो मटेरियल है वो थोड़े टाइम बाद एग्जॉस्ट होगा। तो यहाँ पर हमने T1, T2, T3 टाइम पीरियड लिए हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस जो आपको दिखा रही है वो बता रही है इन्वेंट्री लेवल, और यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल जो है वो फिक्स है। जो डेरिवेशन रहेगा उस डेरिवेशन को अगर हम अलग से नाम दें या इस मॉडल को अगर हम कोई नाम देना चाहते हैं तो ये इसका नाम है इन्वेंट्री मॉडल विद सेवरल प्रोडक्शन रन्स। With several production runs of unequal length. तो इसमें जो प्रोडक्शन रन्स रहेंगे T1, T2, T3, T4, ये अनइक्वल लेंथ के हैं। इनका टाइम पीरियड सबका अलग अलग है, लेकिन जो आप इन्वेंट्री सप्लाई करना चाह रहे हैं, वो जो इन्वेंट्री का ऑर्डर देना चाह रहे हैं, वो इन्वेंट्री का जो ऑर्डर है वो कांस्टेंट है और वो क्यू यूनिट आपने यहाँ पर मान रखा है। तो हमने कुछ लिखा था इसमें स्टार्टिंग में कि विद वेराइंग डिमांड रेट द स्टॉक विल बी एग्जॉस्टेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो अगर वेराइंग रेट होती जाएगी आपके प्रोडक्ट की, तो उसमें जो आपका मटेरियल रहेगा वो अलग अलग टाइम पीरियड पे एग्जॉस्ट होगा। आगे लिखिएगा इसमें कंटिन्यू में, विद द पॉलिसी ऑफ ऑर्डरिंग द सेम क्वांटिटी, with the policy of ordering the same quantity for replenishment, with the policy of ordering the same quantity for replenishment of inventory, for replenishment of inventory, the situation can be shown as in figure। तो अगर आपका जो डिमांड है वो वेरी कर रहा है, कभी कम डिमांड आ रहा है, कभी ज्यादा डिमांड आ रहा है, तो उस कंडीशन के केस में आपकी जो इन्वेंट्री रहेगी वो अलग अलग टाइम पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाएगी। और अगर आपका जो पॉलिसी सिस्टम आपने मेंटेन कर रखा है, वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है वो हर बार आप अगर सेम ऑर्डर में कर रहे हैं, तो जो रिप्लेनिशमेंट या जो इन्वेंट्री का कंजम्पशन रहेगा वो डिमांड रेट अगर आपकी वेरी करती है, तो उस केस में आपकी जो इन्वेंट्री एग्जॉस्ट होगी वो अलग अलग टाइम पे एग्जॉस्ट होगी। तो आगे लिखिएगा, आप बोर्ड से देख के लिखते जाइएगा। लेट S1, S2, S3, similarly up to Sn be the demand in different time periods, demand in different time periods। तो S1, S2, S3 up to Sn, ये it may be the demands in different time periods। अलग अलग टाइम पीरियड्स में जो जो डिमांड आ रही है उसको हमने अलग से कैटेगराइज कर दिया है S1, S2, S3 में। अगर हम टोटल डिमांड की बात करें, सो टोटल डिमांड कितना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 up to Sn। This will be the total demand and this will be equal to capital S। और अगर इसे डिफाइन करें तो it will be the total demand in
डिमांड इन टाइम टी। सो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो डिमांड है आपके पास S1, S2, S3, S4 अप टू Sn हो सकती है, और इन सभी का अगर हम सम लिया जाए तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn जो होगी वो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल S एंड दैट विल बी द टोटल डिमांड इन टाइम t. Or if we talk about the total time period, so total time period will be T1 plus T2 plus T3 and up and so on, T3 and so on up to Tn. That will constitute total time period capital T. So capital T will be the total time period. टोटल टाइम पीरियड मींस आपने जो पॉलिसी बनाई है पर ईयर बेसिस पे, तो ये टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 1 ईयर टोटल टाइम पीरियड। और अगर आपने पॉलिसी अडॉप्ट की है 6 मंथ के लिए तो ये कैपिटलिटी हो जाएगा 6 मंथ का। तो जितने भी टाइम पीरियड्स में आप बात कर रहे हैं उन सभी का सम जो हो जाएगा दैट विल कैपिटलिटी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें अगर इस टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड टी में ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इन टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड टी जो है उसमें टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल क्वांटिटी जो एस आप ऑर्डर करेंगे पूरे टाइम पीरियड टी में, और एक बार में जो आपने ऑर्डर क्वांटिटी क्यू ऑर्डर कर रखी है वो डिवाइड बाय दैट इनटू सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर देने का जो आपको कॉस्ट लग रहा है, तो इस तरीके से आप ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख सकते हैं इस केस में। परचेसिंग कॉस्ट अगर आपको बोले टाइम पीरियड टी में टोटल परचेसिंग कॉस्ट कितना हो रहा है, तो परचेसिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू परचेसिंग कॉस्ट इन टाइम कैपिटल टी। तो वो परचेसिंग टाइम इस पूरे टाइम पीरियड में होगा टोटल क्वांटिटी जितनी आप पूरी परचेस करेंगे एस इनटू एक यूनिट का जो कॉस्ट रहेगा इनटू सी एस इनटू सी। तो इस तरीके से आपने इसमें देखा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट टाइम पीरियड टी में हमको मिल चुका है एस बाय क्यू इनटू सीओ। और परचेसिंग कॉस्ट जो है, परचेसिंग कॉस्ट का मतलब है आप कितना मटेरियल ईयरली या उस टाइम पीरियड टी में परचेस करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसकी पर यूनिट से। तो आई थिंक आपने इतना राइट डाउन किया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें डेरिवेशन में। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन हमें करना रहेगा वो रहेगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फॉर टाइम पीरियड टी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फॉर टाइम टी। अब ये जो टाइम टी है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी जो टाइम पीरियड है हमने इसको बाइफरकेट किया है अलग अलग टाइम पीरियड्स T1, T2, T3, T4 इन सबका ये सम आता है। तो इसलिए जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगी वो अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए अलग अलग होगी। मैं इसको रब करता हूँ और आगे लिखता हूँ। आई थिंक यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमें इसमें देखना है कि जो टाइम पीरियड T1 था, स्मॉल T1, उसमें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना होगा। तो अगर टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की बात करें हम टाइम कैपिटल T में, उसकी वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट रहेगा एवरेज इन्वेंट्री इन टाइम T1, एवरेज इन्वेंट्री इन टाइम T1, और इस एवरेज इन्वेंट्री को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें जो लगने वाली इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है दैट विल बी CUI इनटू CUI। सिमिलरली सेकंड टाइम पीरियड के लिए आपको एवरेज इन्वेंट्री देखना पड़ेगी, तो लिखेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री
इन टाइम T2, और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट CUI से। तो इस तरीके से जब आप इसको लिखते जाते तो आप अप टू एन टर्म आप TN तक की इस पूरी इक्वेशन को आप बना सकते हैं। वो लास्ट इक्वेशन क्या रहेगी, एवरेज इन्वेंट्री इन टाइम TN टाइम में एवरेज इन्वेंट्री जितनी अवेलेबल है, और उस एवरेज इन्वेंट्री को आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा उसकी कैरिंग कॉस्ट CUI से। तो अगर टोटल इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखे तो एवरेज इन्वेंट्री जो टाइम T1 तक रहेगी वो कितनी होगी। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम लेते हैं टोटल डिमांड जो है Q, जो भी हमारी क्वांटिटी इन्वेंट्री क्वांटिटी Q रहेगी उसका एवरेज लेंगे Q/2, और साथ ही में उसकी जो CUI वैल्यू रहेगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे CUI। ठीक है, अब सिमिलरली साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, इसमें टाइम पीरियड कितने के लिए लगा है, T1 टाइम तक ये पूरी प्रोसेस चलेगी तो इनटू T1 टाइम। सिमिलरली सेकंड वाला जो होगा दैट विल आल्सो Q/2 इनटू CUI फॉर T2 टाइम, Q/2 इनटू CUI फॉर टाइम T3। सिमिलरली इस तरीके से चल सकता है। तो आप देख रहे हैं Q/2 और CUI वाली जो वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू, तो उसको हमने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN, और T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN को हमने डिफाइन कर रखा है कैपिटल T से, तो इट विल बिकम्स Q/2 CUI इनटू कैपिटल T। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया यहाँ तक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो इस डेरिवेशन में हमने वैल्यूज देखी है, सबसे पहले हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है वो सारा टाइम पीरियड जो है कंजम्पशन का वो टाइम पीरियड डिफरेंट है, T1 T2 T3 TN अप टू TN तक हो सकता है। तो ये सारे टाइम पीरियड हमने डिफरेंट ले लिए हैं। जो आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं क्वांटिटी Q वो कांस्टेंट है। फिर उसके लिए हमने देखा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ईयरली कैपिटल T टाइम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम कैपिटल T होगा, जितने टाइम के लिए आप इस ऑर्डरिंग साइकिल को चलाते हैं या इस प्रोडक्शन साइकिल को रन करते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें अभी जो बात की है, हमने देखा है कि इसमें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट अलग अलग टाइम पीरियड पे रहेगा। जैसे आपने फर्स्ट लॉट में 500 यूनिट्स मंगाई थी, तो उसमें से अगर आपने 400 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए तो आपके पास रिमेनिंग 100 यूनिट्स बच जाती, तो उन 100 यूनिट्स पे आपको कैरिंग कॉस्ट अप्लीकेबल होता है। वैसे ही सेकंड टाइम पीरियड T2 के लिए आपने कुछ प्रोडक्शन किया होगा, कुछ कंजम्पशन किया होगा और उसमें कुछ रिमेनिंग बची होगी, तो इस तरीके से अलग अलग रिमेनिंग अगर बचती है या नेक्स्ट टाइम में कंज्यूम हो जाती है, तो उस बेसिस पे आपके पास क्या रहेगा कि आपको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये पूरा कैरिंग कॉस्ट जो है हमने कैपिटल T टाइम के लिए कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो हमें ये पता करना पड़ता है कि हमें टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना लग रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। सर ये क्यों कैसे सेम हो रहा है सारे टाइम पीरियड में, T1 T2 T3 में? So total variable cost of managing the inventory। अभी इस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है उसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। और लास्ट डेरिवेशंस में भी हमने देखा था इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इक्वल होगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, आई थिंक वो वैल्यू आई थी S/Q इंटू CO, क्योंकि टोटल ईयरली बेसिस पे हमने टोटल कंजम्पशन देखा था S1 प्लस S2 प्लस S3 और उसकी वैल्यू आ रही थी S के इक्वल।
और जो टोटल ईयरली कैरिंग कॉस्ट हमारा बन रहा है वो वैल्यू आ रही है Q/2 इंटू CUI इंटू कैपिटल T। तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है, हमें ये वैल्यू पता करना है कि फिर हमें कितनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज पूरे टाइम पीरियड में। मयूर का क्वेश्चन आया है और प्रज्वल का क्वेश्चन आया है, तो मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। प्रज्वल, तो ये तो पहले वाले जैसा ही हो गया। हाँ, तो ये पहले वाले जैसा ही हो गया है और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा जो इस पूरे डेरिवेशन का वो भी सेम ही आएगा। लेकिन वहां पर ध्यान ये रखना रहता है कि जो वैल्यू फाइनल कैलकुलेट होगी, तो आप जिस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आपको कैपिटल टी की जगह उस टाइम पीरियड की वैल्यू रखना है और कैपिटल एस की जगह उस टाइम पीरियड S1 या S2 जितनी भी डिमांड उस टाइम पीरियड में रहती है वो वैल्यू रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है मयूर का कि ग्राफ देखकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कंजम्पशन वेरी कर रहा है ना कि क्यू। क्यू की जो क्वांटिटी हमने ग्राफ में ले रखी है वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट ही रख रहे हैं हम, और जो कंजम्पशन रेट है वो वेरी कर सकता है आपका, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में किस तरीके से चल रही है। और प्रज्वल का जो क्वेश्चन है कि ये पहले जैसा ही हो गया है, तो इसका आंसर ये है कि हाँ, ये डेरिवेशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब मैक्सिमम मिनिमम आप कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके जब जीरो के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो आपका पहले जैसा ही आएगा। लेकिन उसके बाद एक चेंज होगा जो कि मैं डेरिवेशन के लास्ट में आपको बताता हूँ। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया है कि जब आप इस वैल्यूज को लिखते हैं और इसको डेरिवेट करना पड़ेगा आपको, तो आप निकालो डेरिवेटिव का DE/DQ = 0। अब इसको Q के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे टोटल वैल्यू टोटल कॉस्ट को, और इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। तो क्या वैल्यू आ रही है, Q को जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो -S इंटू CO अपॉन में Q²। ठीक है, सही है। और साथ में Q का हो जाएगा डेरिवेटिव Q के रिस्पेक्ट में 1, तो आएगा CUI इंटू T अपॉन 2। इसको इक्वेट कर रहे हैं 0 से, और जब 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो हमें Q² की वैल्यू से मतलब है, तो Q² वाली एक वैल्यू को एक साइड लेंगे, बाकी सारी वैल्यू अलग रखते हैं। तो S अपॉन में CO अपॉन Q² प्लस = CUI इंटू T/2। तो Q² को सिंगल सेपरेट करते हैं तो आती है वैल्यू 2 COS अपॉन में CUI, और साथ में एक वैल्यू आ रही है T। तो पिछला जो डेरिवेशन आपने देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका डेरिवेशन सेम आ रहा है, लेकिन एक वेरिएशन आ रहा है इसमें कि जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपका जो EOQ रहेगा वो रहेगा 2COS अपॉन में CUI, और साथ में रहेगा T। यहाँ पे एक फैक्टर नया जो आ गया है इसमें वो आ गया है T। तो आपको साथ साथ में ये देखना है कि जब आप परचेसिंग करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पे उसकी जो डिमांड है S1 है, S2 है, S3 है, जो भी डिमांड आती है तो आपको उसकी वैल्यू रखना है S की जगह। फिर सिमिलरली जो टाइम पीरियड की बात आप कर रहे हैं T1, T2, T3 जो भी वैल्यूज है वो टाइम पीरियड की वैल्यू रखना है आपको T की जगह। तो इस तरीके से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है परचेसिंग एनुअल बेसिस पे करना चाह रहे हैं तब फिर आप S की जगह कैपिटल S की जो वैल्यू रखेंगे वो होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn, और कैपिटल T की जो वैल्यू रखेंगे दैट विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। और मोस्टली ये जो इस टाइप का जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है वो आजकल यूज में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। तो प्रेजेंट टाइम पे आपको डिसीजन लेना था तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। तो इंडस्ट्री जो काम करती है वो करती है कि या तो 3 महीने के बेसिस पे या अगले 6 महीने की के बेसिस पे या अगले नेक्स्ट ईयर के बेसिस पे वो परचेसिंग ऑर्डर बनाती है, और इंडस्ट्री ये मान के चलती है कि जो उनका डिमांड रेट है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये जो केस है ये इसमें
हालांकि ये एक्चुअल में केस यही होता है कि डिमांड रेट आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन कंपनी अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ये मान के चलती है कि उनका जो डिमांड रेट है वो कांस्टेंट बना हुआ है, और वो सारा कैलकुलेशन वो पिछले ईयर्स के जितने भी डेटा रहते हैं उनकी फोरकास्टिंग के बेसिस पे निकालता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल टर्म जा रही है एस बाय टी, उस एस बाय टी को हम बोल सकते हैं एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो प्रज्वल का एक और क्वेश्चन है, ओनली कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ कंजम्पशन। तो कैरिंग कॉस्ट को ही हम इसलिए रेट ऑफ कंजम्पशन में लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको जो मटेरियल है उसी को कैरी करने में चार्जेस लगेंगे। मतलब आपकी जो डिमांड है वो मतलब आपको जो मटेरियल को कैरी करना है वो डायरेक्टली फिर डिपेंड करेगा कि आपके पास डिमांड कितनी आ रही है। ज्यादा डिमांड अगर आ रही है तो आपको मटेरियल को कम समय तक कैरी करके रखना पड़ेगा, तो आपके चार्जेस वहां पर कम होंगे। डिमांड अगर कम है तो आपको मटेरियल को ज्यादा समय तक फिर कैरी करके रखना पड़ता है, तो आपके वहां पे चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कैरिंग कॉस्ट के। और क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसका शेड्यूल आपने फिक्स कर रखा है और क्वांटिटी भी फिक्स कर रखी है, सॉरी शेड्यूल फिक्स नहीं किया आपने, क्वांटिटी फिक्स कर रखी है। और जब आप इस टाइप से फिक्स करके रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सप्लायर है वो भी फिक्स है, तो आपको बार बार जो ऑर्डरिंग कॉस्ट में चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस फिर उस कंडीशन में हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और डेरिवेशन आज हमको देखना है। जो अभी हमने मॉडल पढ़ा उसके जो मैंने क्लासिफिकेशन किए थे, तो आपने जो मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर अटेंड किए थे, तो ये जो मॉडल अभी हमने रीड आउट किया है उसको हमने नाम दिया था A2 मॉडल। मॉडल ए का सब पार्ट